हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले एथिकल हैकिंग के बारे में। इस सीरीज का हमारा ये लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में कि चीजें काम कैसे करती हैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव साइड पे। उसके बाद हम बात करेंगे ऑफेंसिव प्लेयर्स के बारे में। उसके बाद फिर हम बात करेंगे डिफेंसिव प्लेयर्स के बारे में। फिर कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं आपको चीजें करने के लिए। उसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, हैकिंग के फेजेस क्या क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे टॉप अटैक वेक्टर्स कौन से होते हैं हमारे, जिनका जो फायदा होता है वो मलिशियस एक्टर्स उठाते हैं। आइए बात करते हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में। अब ये जो हमारा इंटरनेट होता है ना, कई लोगों के लिए प्लेग्राउंड होता है, कई लोगों के लिए वॉर जोन होता है। अब इससे मेरा क्या मतलब है कि कई लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे ना किसी किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब वो कोई भी रीजन हो सकता है, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो किसी को गुस्सा आ गया तो उसने कहा ठीक है मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इस पर अटैक परफॉर्म करूंगा। ये किसी को किसी से पैसे चाहिए तो वो क्या करेगा, उस पर अटैक परफॉर्म करेगा, उसका डेटा ब्रीच करवा देगा। या किसी को कोई वल्नरेबिलिटी मिली तो उसको टेस्ट करेगा किसी के ऊपर। उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का नुकसान हो रहा है या कंपनी हमारी डिफेम हो रही है, कि कई लोग उसको बोलेंगे कि आपका डेटा ब्रीच हो गया। तो हमारी जो ऑफेंसिव साइड होती है ना, वो ये सारी चीजें परफॉर्म करती है और इनको ना इस चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वहीं पे दूसरी साइड होती है हमारी डिफेंसिव साइड। डिफेंसिव साइड वाले क्या करते हैं कि ये कुछ चीजें करते हैं सो दैट कि नुकसान से बच पाएं, कि कोई अगर इनको नुकसान पहुंचाना चाहे, किसी कोई भी रीजन हो सकता है वहां पर, तो ये उससे बचना चाहते हैं, तो उससे बचने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या होती हैं। सबसे पहला रोल होता है हमारा पॉलिसीज का। पॉलिसीज जो होती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा BYOD। ये होता है ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। अगर आप कंपनीज में काम कर रहे हैं या कहीं आप जाते हैं तो आप वहां पर देखेंगे एक पॉलिसी होती है कि आप अपना डिवाइस लेके आइए और फिर यूज करिए। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि जो कंपनी का सिस्टम होता है ना, उसमें अपनी पर्सनल चीजें करने लग जाते हैं। पर्सनल वेबसाइट खोल ली, कुछ जीमेल खोल लिया या कोई डेटा डाउनलोड कर लिया, तो वहां पे क्या होता है, कंपनी का जो सिस्टम है वो ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं वहां पर। और कंपनी का डेटा ब्रीच हो गया तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी पॉलिसीज आती हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपका राउटर है। अब आपको क्या करना होता है, इसकी जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना, उसको चेंज करना होता है। जैसे आपका कंपनी का नाम हो गया या आपका डिफॉल्ट पासवर्ड हो गया, उसको चेंज करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई आएगा इसको स्कैन करेगा ना, अगर उसको कंपनी का नाम पता चल गया, किस कंपनी का राउटर है, टिंडा का है, TP लिंक का है, किसका है, तो वो क्या करेगा, वेब पे जाएगा, सर्च करेगा, और अगर उसको वल्नरेबिलिटी मिल गई तो वो इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा। डिफॉल्ट पासवर्ड मिल गया तो वो डिफॉल्ट लॉगिन कर लेगा। क्योंकि वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे और अक्सर देखेंगे वहां पे क्या होगा, डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड इंटरनेट पे ही दिए होते हैं, तो आप उससे भी लॉगिन करके यहाँ पर इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं फायरवॉल के बारे में। अब लेट्स सपोज ये हमारा सिस्टम A है, ये सिस्टम B है, ये सिस्टम हमारा C है। अब ये सर्वर है, इससे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, ये भी कुछ पैकेट्स भेजेगा, ये भी कुछ पैकेट्स भेजेगा। अब ये हमारा मैलिशियस एक्टर है। अब यहाँ पे क्या करेगा, वायरस भेज रहा है ये। तो अब हमें क्या होता है कि इससे बचने के लिए हमें एक चीज डिप्लॉय करनी होती है और वो होती है हमारी फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या करती है कि वो पैकेट्स को इंस्पेक्ट करती है कि कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है, उसको आगे पास करना है या नहीं करना। तो ये सारी चीजें हमारी फायरवॉल के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपने फायरवॉल फर्स्ट जनरेशन लगवाई हुई है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन लगवाई हुई है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें। ये आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं IDS के बारे में। अब IDS हमारा क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। लेट्स सपोज ये हमारा एक सिस्टम है इंटरनेट पे कहीं पर, और ये क्या कर रहा है, सर्वर को एक्सेस करना चाहता है। तो इसने क्या करा, एक मैलिशियस पेलोड भेजा। तो ये क्या होगा, हमारे पास आएगा, ये एक डिवाइस है IDS। जैसे इसके पास वो डेटा आएगा ना, तो ये क्या करता है, चेक करता है उसको, ये मैलिशियस है कि नहीं है। अगर तो ये मैलिशियस होता है तो ये जो एडमिन है यहाँ नेटवर्क में, इसको बोल देगा कि एक अलर्ट आया है, मतलब कुछ हमने मैलिशियस चीज ढूंढी है और आपको तुरंत एक्टिविटी करनी है कोई ना कोई। तो ये काम होता है IDS का, मतलब ये डिटेक्ट करता है चीजें और उसके बाद अलर्ट रेज करता है। अब बात करते हैं IPS के बारे में। सेम एग्जांपल लेते हैं। नेटवर्क पे कहीं सिस्टम है, ये रहा हमारा सर्वर और ये रहा हमारा एडमिन और ये रहा हमारा IPS। इस सिस्टम से एक मैलिशियस पैकेट आया और इस सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया उसको। अब क्या होगा कि जैसे उसको डिटेक्ट कर लेगा ना, तो ये कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। इस बार ये खुद ही करेगा, इस बार ये एडमिन के पास नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि IPS जो होता है वो चीजों को प्रिवेंट करता है। इसका जो नाम होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। तो ये डिटेक्ट भी करता है, इसके साथ साथ उसको रोकने की भी कोशिश करता है हमारा ये। अगर तो मैलिशियस होगा तो ये कोई ना कोई स्टेप लेगा जो एडमिन ने इसको पहले से बता रखा है। अगर मैलिशियस नहीं होगा तो वो सर्वर के पास भेज देगा और सर्वर क्या करेगा, उसको फिर रिस्पॉन्स भेज देगा। ऐसे हमारा IDS और IPS काम करता है। अब बात करते हैं एंटीवायरस के बारे में। अब एंटीवायरस क्या करता है, अगर हम उसको सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं ना, तो वो क्या करता है, एग्जांपल के लिए फाइल आपने डाउनलोड की, उसके पास एक फंक्शन होता है सिग्नेचर का, जिसमें क्या करता है, वो फाइल पास करता है। और जैसी वो फाइल पास होती है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक हैश वैल्यू जनरेट करता है, जिसको आप सिग्नेचर भी बोल सकते हैं। अगर इनके बारे में आपको नहीं पता तो डोंट वरी, आने वाली वीडियोज में हम जरूर बात करेंगे। बस आप समझ लीजिए चीजें काम कैसे करती हैं। तो यहाँ पे एक हैश वैल्यू जनरेट होती है। एंटीवायरस क्या करता है, अपने डेटाबेस में जाके चेक करता है। अब ये डेटाबेस क्या होता है, आपके सिस्टम में ऑलरेडी होगा या तो वो क्लाउड पे जाके चेक करेगा। तो जैसे ही उसको ये वैल्यूज मैच हो जाएंगी ना, अगर ये हैश वैल्यूज के डेटाबेस में प्रेजेंट होगी तो वो बोल देगा मैलिशियस है, अगर नहीं होगी तो फाइल सेफ है। ऐसे काम करता है हमारा एंटीवायरस। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो डिफेंसिव साइड पे इंप्लीमेंट होते हैं।
सो अब बात करते हैं ऑफेंसिव साइड के बारे में। अब ऑफेंसिव साइड में क्या होता है, जो हमारे अटैकर्स होते हैं यूजुअली वो वेब एप्लीकेशंस को टारगेट करते हैं। अब उसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा, CSRF मिल जाएगा, आपको बफर ओवरफ्लो मिल जाएगा, आपको ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका आता है वेब सर्वर। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, डीडोस अटैक आपने परफॉर्म कर लिया, या आपको कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी मिल गई उस सर्वर में कि आप उससे क्या कर सकते हो, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हो। वो सारी चीजें आप यहाँ पर देखोगे। या फिर आपने क्या किया, कोई मालवेयर इंस्टॉल कर दिया, रूट किट हो गया आपका, वॉर्म हो गया, वायरस हो गया, ऐसी सारी चीजें आप यहाँ पे करोगे। अब बात करते हैं MITM के बारे में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, C और B। अब ए ने क्या किया, उसके जो पैकेट्स हैं उसको कैप्चर करना स्टार्ट कर लिया, और कैप्चर करने के बाद क्या कर रहा है, वो सुन रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। आने वाली वीडियोस में हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, सो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अब बात करते हैं सिस्टम हैकिंग के बारे में। सिस्टम हैकिंग में एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं ये कंपनी का नेटवर्क है और उसके अंदर कुछ सिस्टम है A B C D E। अब एक अटैकर है हमारा, उसको क्या होता है, इस सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाती है A के अंदर। अब वो क्या करेगा, इससे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर चुका है, उसके बाद वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा और फिर पेलोड डालेगा। और ये सारी चीजें जैसी परफॉर्म कर लेगा, यही सारी चीजें हम सिस्टम हैकिंग के अंदर कंसीडर करते हैं। सो ऑफेंसिव प्लेयर्स के बारे में बात करने से पहले एक चीज समझते हैं, अगर कोई भी इंडिविजुअल आपके सिस्टम को एक्सेस करता है विदाउट आपकी परमिशन, चाहे वो कोई भी हो, तो उसी को बस हम हैकिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हैकर की। ये जो इंडिविजुअल होता है ना, ये बड़ा ही स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है, और इसके अंदर जो कंप्यूटर की स्किल्स होती हैं वो भी काफी एक्सीलेंट होती हैं। बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो भी चीजें करते हैं ना, वो करते हैं इलीगल, अनऑथोराइज्ड, मतलब बिना किसी से पूछ के उसके सिस्टम को एक्सेस करना, किसी के सिस्टम को ब्रेक करना, ये सारी चीजें करते हैं लोग। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है यहाँ पर। अब कई लोगों के लिए क्या होता है, जो हैकिंग होती है ना वो फन के लिए करते हैं, और वहीं दूसरे लोग क्या करते हैं, नॉलेज जो होती है हमारी उसको गेन करने के लिए करते हैं। या उन्हें कोई CV मिल गया कि चलो ये चेक करते हैं परफॉर्म होता कैसे है ये, तो वो क्या करेंगे, किसी सिस्टम पे जाएंगे, उस पर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अब उन्हें ना इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट चीज़ तो गलत है ना ये। अल्टीमेटली आप नॉलेज तो गेन कर रहे हो, बट किसी का नुकसान भी तो कर रहे हो आप। अभी जो हमारे हैकर्स होते हैं, इन्हीं की कुछ कैटेगरीज होती है, आइए उन्हीं के बारे में बात करते हैं एक एक करके। अब बात करते हैं ब्लैक हैट्स के बारे में। इनको ब्लैक हैट हैकर भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज रहते हैं, उसमें ज्यादा रहते हैं। इनके पास भी जो स्किल्स होती है वो काफी ज्यादा होती हैं, बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। और ये जो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, इन्हीं को हम क्रैकर्स भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ग्रे हैट हैकर्स। ये क्या करते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं तो उसी के साथ साथ कुछ बुरे काम भी करते हैं। मतलब जैसे दिन में क्या होगा कि किसी एजेंसी के लिए काम करेंगे जो लोगों की हेल्प करती है, और रात को ही जाके कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे, तो इन्हें हम बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स। उसके बाद आते हैं हमारे सुसाइड हैकर्स। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग ना अंजाम से डरते नहीं है अपने, मतलब सारे उल्टे सीधे काम करेंगे, उसके बाद इनको जेल हो जाए या इनको आप फांसी पे चढ़ा दो, इन्हें कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता। इनका बस ये एम होता है कि जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस मिशन के लिए जा रहे हैं उसको बस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है बस। उसके बाद आते हैं हमारे स्क्रिप्ट किडीज। ये लोग क्या करते हैं कि अगर इन्हें इंटरनेट पे कोई भी एक्सप्लॉइट मिल गया ना, तो ये क्या करेंगे, उसको चलाना शुरू कर देंगे। अब उनको ये भी नहीं पता कि ये करता क्या है, वो किसी भी IP को स्कैन करेंगे और वहां पे वो एक्सप्लॉइट रन करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ पेलोड डाल देंगे। अब बात करते हैं साइबर टेररिस्ट के बारे में। ये लोग कौन होते हैं, जिनका कुछ पॉलिटिकल एजेंडा होगा, या फिर ये किसी चीज से रिलीजियसली इतना अटैच्ड होंगे कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो यहां पर रोल आता है इनका। नेक्स्ट आते हैं हमारे लिस्ट में कंट्री स्पॉन्सर्ड हैकर्स। अब आपने सुना होगा रशिया अमेरिका पे स्पाई कर रहा है, या अमेरिका रशिया पे स्पाई कर रहा है, या अमेरिका चाइना पे स्पाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ कंपनीज होती हैं जो कुछ ग्रुप ऑफ हैकर्स को अपने पास रखती हैं, और उसके बाद क्या करती हैं, उनको किसी कंट्री पे पर्टिकुलरली टारगेट करने को बोलती हैं। तो वहां पर आते हैं ये लोग। अब बात करते हैं हैक्टिविस्ट के बारे में। ये लोग क्या करते हैं, सोशली जो एजेंडाज होते हैं ना उनके अगेंस्ट आके बोलते हैं। लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाल दिया, उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिवेसी होगी उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये लोग आएंगे और गवर्नमेंट को बोलेंगे अगर आप ये रोल बैक नहीं करोगे चीजें तो हम आपके अगेंस्ट करेंगे। आपने अक्सर एनोनिमस ग्रुप के बारे में जरूर सुना होगा, वो लोग इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिफेंसिव साइड के कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं। लिस्ट में सबसे पहले जिनका नाम आता है वो होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। ये क्या करते हैं, सारी वो चीजें परफॉर्म करते हैं जो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं, बट ये क्या करते हैं, अच्छी साइड से करेंगे। तो वहां पर क्या हो रहा है, इन्हें हम व्हाइट हैट हैकर्स बोलते हैं। इनके पास भी जो स्किल्स होती हैं वो सारी होती हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स के पास होती हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और इनके पास जो कंप्यूटर की स्किल्स होती हैं वो भी एक्सीलेंट होती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पॉलिसी ऑडिटर्स। आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने पॉलिसीज के बारे में बात किया था, तो ये लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज को बनाते हैं और पॉलिसीज को ऑडिट करते हैं कि कौन सी पॉलिसी इस कंपनी में चल रही है कि नहीं चल रही है। एग्जाम्पल के लिए हमारा एक फ्रेमवर्क होता है ISO का, तो वो कोई कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी चीजें ये लोग देखते हैं। अब बात करते हैं SOC एनालिस्ट के बारे में। SOC का मतलब यहाँ पर होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो पैकेट्स आते हैं उनको मॉनिटर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और डिटेक्ट करते हैं।
आपको याद होगा एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर बताया था कि अगर कोई पैकेट आता है यहाँ पर आईडीएस के पास तो वो डिटेक्ट करता है कि वो मैलिशियस है कि नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो एडमिन होता है ये अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पर जो होता है वो होता है हमारा सॉक एनालिस्ट। अब बात करते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट के बारे में। वैसे ये काम तो बहुत सारे करते हैं, बहुत अलग अलग करते हैं, बट मेजोरिटी में आप देखेंगे ये लोग पेन टेस्टिंग पे ध्यान देते हैं। अब पेन टेस्टिंग वो चाहे आईओटी की हो या वेब की हो या फिर वो मोबाइल की क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं कि वो कितनी सिक्योर है, कितनी सिक्योर नहीं है, उसके अंदर कौन सी वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट है, किसको रिपोर्ट करना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान ये रखते हैं और डेवलपर्स के पास भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। ये हमारी एक एक्स कंपनी है और एक ये सी कंपनी है। अब सी कंपनी क्या है, सी कंपनी चाहती है कि वो पेन टेस्टिंग करवाए अपनी इस ऐप पे, चेक करने के लिए वो कितनी सिक्योर है, कितनी सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, एक्स से कांटेक्ट करेंगे और अपनी जो ऐप होगी वो एक्स को देंगे, और एक्स क्या करेगा, ये जो ऐप है इस एनालिस्ट के पास भेजेगा और बोलेगा इस पे पेन टेस्टिंग परफॉर्म करो और एक हमें रिपोर्ट बना के दो उसके अंदर कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं और कितनी नहीं है, जो हमें क्लाइंट के पास पास करनी है। अब आपने ऑफेंसिव साइड भी देख लिया, अब आपने डिफेंसिव साइड भी देख लिया। अगर आप ऑफेंसिव साइड पे जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, आप एक दो काम करेंगे उसके बाद जेल चले जाएंगे। वहीं पे अगर आप डिफेंसिव साइड पे जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारे काम करेंगे, गवर्नमेंट के काम आएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस साइड जाना है। तो आइए इनकी स्किल्स के बारे में बात करते हैं। अब जो हमारे एथिकल हैकर्स होते हैं या फिर आप हमारे हैकर्स ले लो, दोनों के पास ही दो स्किल्स होती हैं, एक होती है टेक्निकल और एक होती है नॉन टेक्निकल। तो आइए पहले टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। सो अगर हम टेक्निकल स्किल्स के बारे में बात करें तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए ओएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आपका होता है नेटवर्किंग, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। तीसरा आता है आपका सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको काफ़ी डेप्थ में आने चाहिए। और अगर वहीं पे हम नॉन टेक्निकल के बारे में बात करें तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी से बात करते हो या आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी तो आप सामने वाले को समझा पाओगे। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिसीज। पॉलिसीज में क्या होता है कि आप किसी ऐप पे अगर पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो या किसी वेब पे पेन टेस्टिंग परफॉर्म करो तो उस कंपनी की पॉलिसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कहीं ऐसा काम ना कर दो कि उसकी जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाए, नहीं तो इसमें क्या होगा कि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तीसरा आपका आता है लॉ। आपको लॉ के बारे में जरूर आइडिया होना चाहिए। आप इंडिया में हो लेट्स सपोज, तो आपको इंडियन आईटी लॉ के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप किसी पे जाके कोई अटैक परफॉर्म करोगे या पेन टेस्टिंग करोगे तो इंडियन लॉ क्या कहता है उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि आप क्या चीजें कर सकते हो, क्या चीजें नहीं कर सकते, क्या चीजें जो होंगी वो ऑफेंस में काउंट होंगी, क्या चीजें होंगी जो ऑफेंस में काउंट नहीं होंगी। इसीलिए आपका टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल स्किल होना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हैकिंग के फेजेस के बारे में। हैकिंग के जो फेजेस होते हैं इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अटैकर अगर किसी टास्क को कंप्लीट कर रहा है ना, या किसी मशीन को अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वो कुछ फेजेस फॉलो करेगा। और वो फेजेस कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है आपका रिकॉनेसेंस, दूसरा होता है आपका स्कैनिंग, उसके बाद आता है आपका गेनिंग एक्सेस, फिर मेंटेनिंग एक्सेस और फिर क्लियरिंग ट्रैक्स। तो ये चीज़ हमेशा ऐसे चलती है। आइए इसी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सो अब बात करते हैं रिकॉनेसेंस के बारे में। तो रिकॉनेसेंस को हम रिकॉन भी बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा विक्टिम होता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स निकालने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, उसकी फेवरेट वेबसाइट कौन सी है जहाँ पर वो ज़्यादा विजिट करता है, उसके आसपास के लोग कौन से हैं, उनके नाम क्या है, क्योंकि वो पासवर्ड भी तो हो सकते हैं ना, उसका क्या निकनेम है, अगर उसके पास कोई डॉग है उसका क्या नाम है। तो ये सारी चीज़ें हम रिकॉनेसेंस के फेज में करते हैं। अब जो हमारा रेकॉन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पैसिव, दूसरा होता है एक्टिव। पैसिव में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी पब्लिकली अवेलेबल है ना, आप वहां से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हो। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक, वहां से आपको पता चल जाएगा कौन कौन फ्रेंड है, कहाँ पे आता है, कहाँ पे जाता है, ये सारी चीज़ें आपको वहां से मिल जाएंगी। बट वहीं पे अगर हम एक्टिव के केस में बात करें तो एक्टिव में क्या करते हो, आप पर्सनली जाके चीज़ें करते हो। मतलब आपने फ़ोन किया फ्रॉड बन के कि मैं ये बोल रहा हूँ सर, आपका नाम ये है क्या, आप यहाँ पे रहते हैं क्या, ये सारी चीज़ें आप एक्टिवली करते हैं। अगर आप किसी कंपनी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे तो आप उस कंपनी के नेटवर्क को जाके टेस्ट करेंगे ना, वहाँ पे कौन सी इंक्रिप्शन चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। तो ये सारी चीज़ें कब होती है, एक्टिवली, जब आप खुद जाके करते हो। और पैसिव मतलब उसे पता भी नहीं चलता कि उसके बारे में डिटेल्स जो है वो कोई फेच कर रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्कैनिंग के बारे में। यहाँ पर क्या होता है कि अब आपको कंपनी का जो एक नेटवर्क है वो मिल चुका है। अब आपका काम क्या है कि ये चेक करना कि वो जो नेटवर्क है अगर उसमें 1000 सिस्टम है तो उसमें से चल कितने रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पिंग यूज करोगे। अब आपको ये पता चल जाता है कि वहां पे 10 सिस्टम है जो चल रहे हैं। अब क्या करोगे कि पोर्ट स्कैन करोगे। उसके बाद उस पोर्ट पे कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, क्योंकि जब सर्विसेज के बारे में आपको पता चलेगा तभी तो आप उसकी वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ पाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसकी डिटेल्स फेच करोगे, और वो जो सिस्टम है वो कितनी देर से चल रहा है, अप टाइम क्या है उसका, इसके बारे में डिटेल्स निकालोगे। तो जब ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी ना, और अब क्या करोगे, आप सिस्टम में ब्रेक इन करने की कोशिश करोगे।
नेक्स्ट आता है हमारा गेनिंग एक्सेस का फेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लास्ट वाले फेज में जो हमें वल्नरेबिलिटीज मिली थी कि इस पोर्ट पे ये सर्विस चल रही है और इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है, वो हमने स्कैनिंग में ढूंढ लिया था। अब हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप वहां पे क्या कर सकते हो, ब्रूट फोर्सिंग परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, जो सेशन चल रहा होगा उसको हाईजैक करने की कोशिश करोगे, क्योंकि कोई ना कोई तरीका तो चाहिए ना आपको सिस्टम में एक्सेस लेने का। तो अब वो सारी चीजें आप गेनिंग एक्सेस वाले फेज में करोगे। नेक्स्ट फेज आता है हमारा मेंटेनिंग एक्सेस का। अब हमने लास्ट वाले फेज में अपना जो एक्सेस है उसको तो गेन कर लिया, अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमें एक्सेस मिला है ना हम उसको परमानेंट कर ले थोड़ा सा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वहां पर बैकडोर डालोगे, या फिर आप क्या करोगे, वहां पर रूट किट इंस्टॉल करोगे, या फिर आप कोई ट्रोजन भी डाल सकते हो वहां पर। इससे क्या होगा कि आप उस सिस्टम का जो एक्सेस है वो परमानेंट बना पाओगे और उसको कहीं भी कभी भी एक्सेस कर पाओगे। तो ये वाली जो चीज होती है ये हम मेंटेनिंग एक्सेस वाले फेज में करते हैं। अब हमारा जो लास्ट फेज आता है वो आता है क्लियरिंग ट्रेसेस। अब जब आप स्कैन कर रहे थे तो आपके जो लॉग्स हैं वो भी तो बन रहे थे सर्वर पे। जब आपने सिस्टम में गेन किया, आपने ब्रूट फोर्सिंग परफॉर्म की, उसके भी तो लॉग्स बने सिस्टम में। और जब आपने सिस्टम में कुछ इंस्टॉल किया उसके भी तो लॉग्स बने ना वहां पर। तो उन सारी चीजों को क्लियर करने का जो काम होता है वो लास्ट वाले फेज में करते हैं हम। तो आप यहां पर क्या करोगे, जो आपके लॉग्स होते हैं उनको डिलीट करोगे, या फिर आप जो लॉग्स हैं आप उनको ओवरराइट करोगे। इससे क्या होगा कि आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा वहां पर। तो ये हमारे ओवरऑल फेजेस होते हैं, रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग, गेनिंग, मेंटेनिंग एक्सेस, क्लियरिंग ट्रेसेस। तो कोई भी अगर अटैकर कोई चीज परफॉर्म करता है ना तो उसको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसी को हम बस हैकिंग के फेजेस बोलते हैं। आइए अब बात करते हैं उन अटैक वेक्टर्स के बारे में जिनसे जो कंपनीज या जो इंडिविजुअल होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फिशिंग। आज के टाइम में भी आप बिलीव नहीं करेंगे, जो 90% हमारे अटैक्स होते हैं वो फिशिंग की वजह से होते हैं। आपके पास कोई लिंक आई, आपने उस पर क्लिक कर दिया, क्या होगा, कोई ना कोई मेलिशियस चीज वहां पे परफॉर्म होगी और उससे क्या होगा, आप कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। अब बात करते हैं बॉटनेट के बारे में। आज के टाइम में जितने भी डीडोस अटैक परफॉर्म होते हैं वो सारे बॉटनेट की हेल्प की वजह से होते हैं। अब बॉटनेट में होता क्या है कि ये आपका ए अटैकर होता है, ये सिस्टम बी को एक्सप्लॉइट करता है, सिस्टम सी को एक्सप्लॉइट करता है, सिस्टम डी को एक्सप्लॉइट करता है, और इनके बिहाफ पे जो आपका सर्वर देख रहे हैं आप, यहां पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। और इसके पास इतनी मिलियंस में रिक्वेस्ट जाती हैं कि उसकी जो सर्विस होती है वो डाउन हो जाती है और वो परफॉर्म भी नहीं कर पाता अच्छे से। फिर उसको अगर कोई जेन्युइन यूजर भी रिक्वेस्ट भेजता है ना तो ये उसको वहां पर रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि ये तो शट डाउन हो चुका है। यही चीज होती है हमारी बॉटनेट के केस में। नेक्स्ट आता है आपके वेब एप्लीकेशन पे अटैक्स। आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे ना तो कोई ऐसी वेबसाइट आपको नहीं मिलेगी जो वेबसाइट बोल सके कि हाँ मैं 100% सिक्योर हूं। क्यों? क्योंकि हर वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटीज आज की डेट में भी प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रैंसमवेयर। अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है जिससे कोई आपके सिस्टम का एक्सेस ले सकता है रिमोटली या फिजिकली, तो उस केस में वो क्या करते हैं, रैंसमवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि आपकी जो फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी इनक्रिप्ट हो जाती हैं, और जब तक आप वो जो उनको रैंसम का अमाउंट होता है, फिरौती की जो रकम होती है, अगर वो देते नहीं है तब तक आपका जो सिस्टम होता है उसकी जो फाइल्स होती हैं वो डिक्रिप्ट नहीं होती हैं। तो ये हमारे लिस्ट ऑफ अटैक वेक्टर्स हैं जिनके बारे में आप हमेशा न्यूज में पढ़ेंगे। कभी कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो कभी कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इनको लेके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।